जो शिंदे ने जो फैसला लिया उसमें एक बड़ा मैसेज है कि जो राजनीति होती है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। राजनीति हमेशा लॉन्ग टर्म के फायदे नुकसान देखकर की जाती है। शाहरुख खान की फिल्म का एक बड़ा ही मशहूर डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन अगर आज के राजनीतिक परिदृश्य में इस डायलॉग को दोहराना हो, खास करके महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए इस डायलॉग को दोहराना हो, तो मैं इस डायलॉग को कुछ यूं कहूंगा कि कुर्सी हार करके दिल जीतने वाले को एकनाथ शिंदे कहते हैं। जी हां, महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दी है। अब वो उस कुर्सी पर नहीं दिखेंगे, लेकिन उन्होंने कुर्सी जरूर हार गए हैं, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी दिल जीत लिया है। एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से ऐलान किया, उन्होंने खुले तौर पर यह ऐलान किया कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी उनको जिम्मेदारी देंगे और जिस तरह से वो चाहेंगे, जिसको वो चाहेंगे, वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। वो एक आम आदमी के रूप में थे और एक आम आदमी के रूप में काम करते रहेंगे। एकनाथ शिंदे के इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए थे, महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की एक बड़ी जीत हुई थी। बीजेपी, शिवसेना और अजीत दादा पवार की जो एनसीपी थी, उसको बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत मिली है। उस जीत में बहुत हद तक ये कहा जा रहा था कि इस जीत में एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर थे और वो चेहरा थे। एकनाथ शिंदे करीब 2.5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उनके खिलाफ जो है कोई भी एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नहीं था। उनके विरोध में कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको विपक्ष भुना पाता, और इसलिए महायुति की जीत में एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। वो एक बड़े मराठा नेता बनकर उभरे, वो शिवसेना को तोड़ कर आए थे, उनको बार बार गद्दार कहा जा रहा था। पूरे चुनाव में जो है शिवसेना और बाकी लोग उनको निशाना बना रहे थे, एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से जमीन पर रहकर काम किया, जिस तरह की योजनाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके कारण महायुति के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था और महायुति को एक बहुत बड़ी जीत मिली। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जो शिवसेना जो थी, उसके तमाम नेता चाहते थे कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, और वो क्योंकि मुख्यमंत्री थे इसलिए उसको ये लोग कह रहे थे कि जो वोट है वो कंटिन्यूएशन का वोट है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बहुत ही सज्जनता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी फैसला होगा वो उनको स्वीकार होगा। दरअसल थोड़ा दबाव तो उन पर भी था, क्योंकि ये जो चुनाव नतीजा है इसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। बीजेपी को 132 विधायक बीजेपी के जीत कर आए हैं और 132 में भी बीजेपी को 5 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिल चुका है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 132 सीटें जीतने में कामयाब रही और 5 निर्दलियों ने उनको सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से बीजेपी का अकेले अपना जो आंकड़ा है वो 137 तक पहुंच जाता है। तो बीजेपी किसी भी तरह से आराम से सरकार बना सकती थी अगर शिंदे जरा भी अपनी महत्वाकांक्षा को अपने ऊपर हावी होने देते। तो शायद ये शिंदे के लिए बड़ा नुकसानदेह होता, महायुति के लिए बड़ा नुकसानदेह होता, और शायद शिंदे की हालत वही हो जाती जो एक जमाने में जो आज जो है उद्धव ठाकरे की हो रही है। लेकिन शिंदे ने बहुत ही जो है अक्लमंदी से काम लिया और उन्होंने जो है पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है सब कुछ छोड़ दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कहेंगे वो उनको फैसला स्वीकार होगा। अब ये जो फैसला उन्होंने लिया है ये लॉन्ग टर्म के लिए, आज भले ही वो लगता है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, लेकिन शिंदे के लिए लॉन्ग टर्म में ये जो पूरा फैसला है ये उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने अपने भविष्य की राजनीति को जो है वो सुरक्षित कर लिया। क्योंकि वो बीजेपी के साथ रहें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में रहें तो इससे उनकी जो भविष्य की राजनीति है उसके लिए संभावनाएं खुली रहेंगी। और अगर वो जरा सा भी जो है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी हो जाने देते तो फिर उनके लिए मुश्किल आ जाती। इसलिए शिंदे ने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अक्लमंदी से फैसला लिया। उनकी पार्टी के अंदर दबाव था, उनकी पार्टी कह रही थी, उनकी पार्टी के कई नेताओं ने ऐसे बयान दे दिए थे कि शिंदे जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद शिंदे जो है वो हवा में नहीं आए, वो जमीन पर रहे। उनको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। उन्होंने बड़ी ही समझदारी से, बड़ी शालीनता से, बड़ी चतुराई से
जो जनता का वर्डिक्ट था उसको भी स्वीकार किया और साथ साथ बीजेपी के वर्चस्व को भी स्वीकार किया। मत भूलिए कि बीजेपी के लिए एक दिक्कत यह थी कि बीजेपी अगर शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाती तो बीजेपी के लिए बड़ी एक मुश्किल हो जाती, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार भी जो शिवसेना के साथ अपना गठबंधन तोड़ा वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए था, और बीजेपी उस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी। बीजेपी को उस वक्त जो है जो सीटें मिली थी, बीजेपी को 122 सीटें मिली थी, और उसके बावजूद बीजेपी जो शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की, उनको 56 सीटें मिली थी और वो चाहते थे कि उनका मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए ये 2019 में जो है ये गठबंधन जो है टूट गया शिवसेना से, जो इतना पुराना गठबंधन था वो टूट गया। लेकिन इस गठबंधन का अंजाम क्या हुआ? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि जो शिंदे ने जो फैसला लिया उसमें एक बड़ा मैसेज है कि जो राजनीति होती है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, राजनीति हमेशा लॉन्ग टर्म के फायदे नुकसान देखकर की जाती है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नेता लॉन्ग टर्म की राजनीति करता है वो हमेशा फायदे में रहता है। अब उद्धव ठाकरे ने शॉर्ट टर्म की राजनीति करी, वो 2.5 साल जरूर मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन उनका पूरा राजनीतिक करियर आज दांव पर लग गया, चौपट लगभग हो गया। उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, उनके हाथ से जो है जो उनकी पार्टी चली गई, और अब उनके सामने चुनौती है जो बची खुची पार्टी बची है, जो समर्थक बचे, उनको वो कैसे बचाएं। उनके हाथ से बाला साहब ठाकरे अपने पिता की विरासत भी चलेगी। तो हमेशा राजनीति में लॉन्ग टर्म फैसले लिए जाते हैं। बीजेपी ने भी देखिए जो कुछ किया, बीजेपी ने उस वक्त जरूर कुर्सी गंवाई, लेकिन अब जो है बीजेपी एक बार फिर से जो है देख रही है। बीजेपी ने शिंदे को उस वक्त मुख्यमंत्री बनाया, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने गलत फैसला लिया, बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के साथ जो है नाइंसाफी की, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने लॉन्ग टर्म राजनीति सोची, और लॉन्ग टर्म राजनीति का फायदा यह हुआ कि अब जो है बीजेपी एक बार फिर से पहले से ज्यादा सीटें लेकर, पहले से ज्यादा नंबर्स के साथ बीजेपी अब एक पहले से बड़ी ताकत बनकर के विधानसभा में पहुंची है, और अब जो है उसको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और इसके बीजेपी की सरकार भी स्थायी होगी, स्थिर सरकार होगी, 5 साल बड़े आराम से सरकार चलेगी, और बीजेपी को महाराष्ट्र में एक बार फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो बीजेपी के लिए और बीजेपी के समर्थकों के लिए जो है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन एक बार फिर मैं कहूं, शिंदे के लिए बहुत अच्छा, शिंदे ने जो भी फैसला लिया बहुत सोच समझ के किया, बहुत अकलमंदी से किया, ये तो मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन अब देखिए दिक्कत क्या है? दिक्कत अब उद्धव ठाकरे के सामने है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे पहले भी कह चुके थे अगर महाराष्ट्र की जनता ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो वो राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेंगे। अभी तक ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब उनके अंदर, उनकी पार्टी के अंदर ये जो है दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उससे वो अपना अलग हो जाएं, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ और शरद पवार की पार्टी के साथ है जो नेचुरल एलाई नहीं है, और उनके साथ जाने के कारण जो है उनकी मुस्लिम परस्ती जो राजनीति है, नीतियां हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसके कारण उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा गहरा नुकसान हुआ है। उनके हाथ से पार्टी चली गई, उनके समर्थक चले गए, बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व के जो समर्थक थे वो सब चले गए, और आज उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे। तो इसलिए उद्धव ठाकरे का जो है अब ये दबाव बढ़ रहा है। अंबादास दानवे करके उनके एक बड़े नेता हैं, विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम ये नेचुरल एलाई नहीं है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को उस अलायंस से बाहर आ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी, अब देखिए राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव खत्म हुए वीर सावरकर के ऊपर तुरंत हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में वीर सावरकर का तो कोई वो नहीं है, वीर सावरकर की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो वीर सावरकर पे अब हमले राहुल गांधी ने शुरू कर दिए। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो उद्धव ठाकरे अब जो हैं अब क्या फैसला लेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझिए, जो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में फर्क है। एक तो एकनाथ शिंदे जमीन से जुड़े नेता हैं, दूसरी बड़ी बात जो एकनाथ शिंदे के साथ जो बड़ी बात है वो ये है कि एकनाथ शिंदे के पास संजय राउत जैसा सलाहकार नहीं है, और ये एकनाथ शिंदे की ताकत है, क्योंकि संजय राउत जैसे सलाहकार जिस नेता के साथ होंगे उसका पतन तय है। उद्धव ठाकरे का आज जो पतन हो रहा है, जो हुआ है, उसके पीछे बहुत हद तक संजय राउत का हाथ है। सब लोग ये कहते हैं, कांग्रेस के लोग भी ये कहते हैं, तहसीन पूनावाला जैसे नेता कहते हैं, और शिवसेना के अंदर भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक भी बहुत सारे कहते हैं। अब तो उद्धव ठाकरे के जो करीबी नेता थे वो भी जो है इशारों में बोलने लगे कि सुबह उठकर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उन नेताओं ने डुबा दिया। तो इशारा संजय राउत की हो रही है, क्योंकि संजय राउत सुबह उठकर कोई ना कोई विवादास्पद बयान देते हैं। तो संजय राउत जैसा सलाहकार ईश्वर किसी को ना दे, ये कह सकते हैं। और एकनाथ शिंदे की ताकत ये है कि संजय राउत जैसा सलाहकार उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने अकलमंदी से काम लिया। लेकिन संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की अकल पर पर्दा डाल दिया था, जिसके कारण उद्धव ठाकरे की राजनीति आज चौपट हो गई है। तो अंत में मैं सिर्फ आपको जो मैं कह रहा हूं कि संजय राउत जैसा जो है
किसी के पास सलाहकार ना हो। तो अब अंत में चलते चलते आपको संजय राउत की एक जो है पुराना बयान निकाल कर सुनवा देता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो चाटुकार होता है, जो सलाहकार, चाटुकर सलाहकार होता है, वो बर्बाद कर देता है। अब संजय राउत का ये बयान सुनिए, हालांकि मराठी में, लेकिन इसका भाव बता देता हूं, आपको बड़ा आनंद आएगा। संजय राउत इसमें कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में इतना अच्छा काम किया कि अमेरिका तक में इसकी चर्चा हो रही है, और अमेरिका के राष्ट्रपति पूछ रहे हैं ये कौन है उद्धव ठाकरे, कौन है उद्धव ठाकरे, हमको भी उद्धव ठाकरे से मिलो। मतलब ये जो है आपस में जब इनकी फोन कॉल हो रही है तो आपस में बात कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति आपस में बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे कौन है कौन है। मतलब अब ये सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन फिर कह रहा हूं ऐसे सलाहकार से भगवान बचाए। और एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी राजनीति अब जो है लॉन्ग टर्म राजनीति होगी। उन्होंने दिल भी जीत लिया है नरेंद्र मोदी का, भारत का, महाराष्ट्र का, और उन्होंने दल भी जीत लिया है उद्धव ठाकरे से। शिवसेना उनके पास आ गई है, अब वो शिवसेना के असली वारिस के रूप में महाराष्ट्र में खुलकर काम करेंगे। ये वीडियो सुनिए संजय राउत का, आनंद लीजिए, और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। मला सकाळी मिळाली रशियाचा अध्यक्ष पुतीन आणि जो बायडन अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि सध्याचे इंग्लंडचे महाराज चार्ल्स, या तिघांचं सकाळी कॉन्फरन्सिंग झालं आणि त्यांनी विचारलं की उद्धव ठाकरे कोण आहे। या माणसाची कमाल आहे, हा माणूस हार मानत नाही, त्याच्यावरती इतकी संकट आली, हे कोण है आदमी। उद्या जर आम्हाला युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली तर उद्धव ठाकरेंचा आम्हाला सल्ला घ्यावा लागेल, म्हणून उद्धव ठाकरेंना आपण घेतलं पाहिजे। ते कोण आदमी है, जो बायडन ने विचारलं पुतीनला, अरे मोदी जी को पूछो ये उद्धव ठाकरे कौन है, आपने हमको अब तक मिलाया कैसे नहीं उनसे। झेलेंस्की विचारतात उद्धव ठाकरे कोण है,